हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 पीजेंट्स एंड फार्मर्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, हिस्ट्री बुक ग्रेड 9 से। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट द ओपन फील्ड सिस्टम मेंट टू रूरल पीपल इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। आपको ये बताना है कि ओपन फील्ड सिस्टम का मतलब क्या था गांव के लोगों के लिए 18th सेंचुरी इंग्लैंड में। आंसर है, लुक एट द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप किसके नजरिए से देख रहे हैं उस सिस्टम को, वो बताते हैं। जैसे हम पहले रिच फार्मर के नजरिए से देखते हैं। When the price of wool went up in the world market in the 16th century, rich farmers wanted to expand wool production to earn profit. जब ऊन के दाम जो है वर्ल्ड मार्केट में 16th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जो रिच फार्मर्स थे अब वो अपने यहाँ वूल प्रोडक्शन जो है उसके बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। They were eager to improve their sheep breeds and ensure good feed for them. वो ये चाहते थे कि उनकी जो शीप की ब्रीड्स हैं वो और बेहतर हो और ज्यादा उनको अच्छा खाने को दिया जाए। They were keen on controlling large areas of land in compact blocks to allow improved breeding. वो ये चाहते थे कि बड़े बड़े इलाके जो लैंड के हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर ब्रीडिंग हो सके। So they began dividing and enclosing common land and building hedges around their holdings to separate their property from that of others. अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो कॉमन लैंड थी उसको एक तरह से घेरना शुरू किया, उसको डिवाइड किया और उसके बाहर जो है हेज टाइप की बना दी ताकि ये हो जाए कि मेरी ये प्रॉपर्टी दूसरों से अलग है। They drove out villagers who had small cottages on the commons and then prevented the poor from entering the enclosed fields. उन्होंने जो है गांव वालों के जिनके छोटे छोटे कॉटेजेस होते थे कॉमन लैंड्स पे, उनको हटा दिया और उनको मना कर दिया कि आप इस जो बाड़ा बना हुआ है इस फील्ड के अंदर तुम एंटर नहीं करोगे। A laborer, अब लेबरर की उससे देखें, deprived of their rights and driven off the land, the laborers tramped in search of work. अब एक तो पहले अपने अधिकारों से वंचित कर दिया, दूसरा जमीन पर भी नहीं आने दे रहे, तो ऐसे में लेबरर्स जो है वो काम की तलाश के लिए भटकने लगे। From the midlands they moved to the southern countries of England. अब मिडलैंड से वो जो है सदर्न कंट्रीज जो थी इंग्लैंड की उधर मूव करने लगे। This was a region that was most intensively cultivated and there was a great demand for agricultural laborers. अब ये वो इलाका था जहाँ बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती थी और खास तौर से एग्रीकल्चरल लेबरर्स की बहुत ज्यादा वहाँ डिमांड थी। बट nowhere could the poor find secure jobs. पर कहीं पर भी एक सिक्योर जॉब गरीब को नहीं मिला। अब peasant women, peasants cultivated on strips of land around the village they lived in. Peasants जो थे वो किस पे कल्टीवेशन कर रहे थे, खेती बाड़ी, जो एक पतली पतली स्ट्राइप्स होती है ना लैंड की बहुत जरा सा जमीन का एक टुकड़ा मिल गया उन्हें, जो विलेज के अराउंड वो रहते थे या जहाँ पे वो रहते थे उस विलेज के बाहर पास में ही उनको एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा टुकड़ा मिल गया, उस पर वो खेती बाड़ी करते थे। At the beginning of each year at a public meeting, each villager was allocated a number of stripes to cultivate. साल के शुरुआत में जो पब्लिक मीटिंग होती थी उसमें हर गांव वाले को कुछ स्ट्रिप्स जो है वो दे दी जाती थी उस पे खेती बाड़ी करने के लिए। Usually these strips were of varying quality and often located in different places not next to each other. ये जो स्ट्रिप्स थी ये अलग अलग क्वालिटी की होती थी और जो अलग अलग प्लेसेस पे होती थी, मतलब एक के बाजू में दूसरी नहीं होती थी। The effort was to ensure that everyone had a mix of good and bad land. कोशिश क्या थी कि हर एक के पास जो जमीन है उसमें कुछ अच्छी भी हो कुछ खराब भी हो। Beyond these strips of cultivation lay the common land. और इस स्ट्रिप्स जो थी कल्टीवेशन की, इसके बाद था कॉमन लैंड। All villagers had the access to commons. हर विलेजर की जो पहुंच थी वो कॉमन तक थी। Explain briefly the factors which led to the enclosures in England. कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंग्लैंड में enclosures हुए? The factors which led to the enclosures in England were, अब क्या थे? Increasing population and due to its increasing demand for food grains and other things led to enclosures in England. एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, दूसरा फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से इंग्लैंड में इंक्लोजर हुआ। The rising prices of agricultural products such as wool, wheat, milk, fruits, etc. also played an important role in promoting enclosures in England. यहाँ पर जो enclosure है उसका मतलब है कि अपनी जमीन को बाड़े से एक तरह से कवर कर लेना। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे उसके जो दाम बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे ऊन है, गेहूं है, दूध है, फल है, इन सब के दाम बढ़ते चले जा रहे थे। तभी जो है इंग्लैंड के अंदर
ये जो एनक्लोजर्स थे ये ज्यादा प्रमोट करे जा रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वॉर नीड्स में फूड ग्रेन प्राइसेस सोर, मेकिंग इट नेसेसरी टू टेक स्टेप्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, एक तरफ वॉर हो गया, उससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन के प्राइसेस थे वो बढ़ने लग गए और बहुत जरूरी हो गया था कि अब ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके। In the 19th century, enclosures were seen necessary to make long-term investments on land and plant crop rotations to improve the soil. 19th सेंचुरी में एनक्लोजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने जाने लग गए ताकि लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके ज़मीन के ऊपर और क्रॉप रोटेशन को प्लान आउट किया जा सके ताकि जो ज़मीन है वो और बेहतर हो जाए, जो मिट्टी है वो ज़्यादा बेटर हो जाए। Enclosures also allowed the richer landowners to expand the land under their control and produce for the market. ये जो एनक्लोजर्स थे इसकी वजह से जो है जो रिच लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपनी जमीन और फैला दी अपने कंट्रोल के अंदर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जमीन उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली या जो प्रोड्यूस था मार्केट का वो भी उनके काफी हद तक कंट्रोल में था। Why were the threshing machines opposed by the poor in England? जो थ्रेशिंग मशीन्स होती हैं यानी कि जो खेती वाली जमीन पर ज्यादातर जैसे फसल वगैरह काटनी है या कुछ करने के लिए मशीन्स होती हैं, तो वो मशीन्स जो है क्यों गरीब उसका अपोज कर रहे थे इंग्लैंड में। ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वर हाई एंड फार्मर्स एक्सपेंडेड प्रोडक्शन विगरसली। जो नेपोलियनिक वॉर्स थे उस टाइम पे जो अनाज के दाम थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे और फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जा रहे थे। Fearing a shortage of labor, they began buying the new threshing machines that had come into the market. डर क्या था कि कहीं लेबर ना कम पड़ जाए, इसकी वजह से उन्होंने जो नई नई थ्रेशिंग मशीन्स मार्केट में आ गई थी उनको खरीदना शुरू कर दिया। They complained of the insolence of laborers, their drinking habits and the difficulty of making them work. अब लेबर्स की वो लोग शिकायत कर रहे थे कि अब काम ढंग से नहीं करते हैं, ड्रिंक की उनकी हैबिट्स हैं और उनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल है। The machines they thought would help them reduce their dependence on laborers. अब उनको ये लग रहा था कि इन मशीन्स की मदद से जो लेबर पर डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो जाएगी। After the Napoleonic War has ended, thousands of soldiers returned to the villages. अब जब ये वॉर जो था, ये नेपोलियनिक वॉर खत्म हुआ तो हजारों की संख्या में सोल्जर्स जो है वो अपने गांव लौट आए। They needed alternative jobs to survive. अब उनको भी तो काम चाहिए सर्वाइव करने के लिए। But this was a time when grain from Europe began flow into England. Prices declined and an agricultural depression set in. और अब ये वो समय था कि जब ग्रेन जो है वो यूरोप से इंग्लैंड में आने लग गया, इसकी वजह से दाम कम हो गए और एक एग्रीकल्चरल डिप्रेशन आ गया। Anxious landowners began reducing the area they cultivated and demanded that the imports of crop be stopped. अब जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपना जो कल्टीवेशन वाला एरिया था उसको कम करना शुरू कर दिया और ये डिमांड रखी कि जो क्रॉप का इंपोर्ट हो रहा है उसको रोका जाए। They tried to cut wages and the numbers of workmen they employed. जो जितने अमाउंट में लेबर काम कर रही थी उनकी संख्या कम करनी शुरू कर दी, उनके पैसे कम करने शुरू कर दिए। The unemployed poor tramped from village to village and those with uncertain jobs lived in fear of a loss of their livelihood. अब ये जो बेरोजगार थे, गरीब थे, वो गांव-गांव घूम रहे, साथ ही साथ उनको एक तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं, दूसरा उनको ये डर था कि उनकी जो मिल भी रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। The Captain Swing riots spread in the countryside at this time. अब कैप्टन स्विंग राइट्स जो थे वो भी गांव में फैलने शुरू हो गए, दंगे होने लग गए। For the poor, the threshing machines had become a sign of bad times. और गरीब की नजर में ये जो थ्रेशिंग मशीन्स थी एक तरह से वो उनके लिए जिम्मेदार थे कि उनके जो बुरा वक्त आया है वो इन मशीन्स के कारण ही आया है। Who was Captain Swing? What did the name symbolize or represent? कैप्टन स्विंग कौन थे? ये नेम क्या सिंबलाइज करता है, दर्शाता है? कैप्टन स्विंग was a mythic name used in the letters. जो भी लेटर्स लिखे जाते थे उसमें एक इमेजिनरी नाम लिखा जाता था, कैप्टन स्विंग। कैप्टन स्विंग was the name appended to some of the threatening letters during the swing riots of 1830. ये जो कैप्टन स्विंग था ये उन लेटर्स जो धमकी भरे लेटर्स होते थे उनमें लिखा जाता था जब स्विंग राइट्स चल रहे थे 1830 के। These were popular protests by impoverished farm workers across the agricultural south of England and they had number of structural causes. ये जो पॉपुलर एक तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था ये उन फार्म वर्कर्स के द्वारा हो रहा था जिनकी एक तरह से जीविका जो है वो दांव पे लगी हुई थी, छिन जा रही थी। और ये हो रहा था एग्रीकल्चर साउथ में इंग्लैंड के और उनके पास इसके करने के बहुत सारे कारण भी थे। द मेन टारगेट फॉर प्रोटेस्टिंग क्राउड्स ऑफ फार्मर्स whose threshing machines they destroyed or dismantled and who they petitioned for rising wages.
मेन टारगेट इनका जो लेबर्स थे, इनका जो क्राउड विद्रोह कर रही थी वो फार्मर्स के खिलाफ थी, जिनकी जो थ्रेशिंग मशीन है इन्होंने आइदर डिस्ट्रॉय कर दी थी या डिसमेंटल कर दी थी, और जिससे ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनके वेतन को बढ़ाया जाए। They also demanded contributions of food, money और beer from their victims. वो ये चाहते थे कि कुछ फूड, मनी और बियर, इन तीनों का भी योगदान जो है इन फार्मर्स के द्वारा किया जाए। Where appropriate, they sought to enlist local parish officials and to raise level of poor relief as well. जहां तक हो सकता था ये जो लोकल के ऑफिशियल्स होते थे या कभी कदार जो मजिस्ट्रेट्स होते थे उनको भी बोलते थे कि भाई जो पुअर रिलीफ है उसका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया जाए। What was the impact of the westward expansion of settlers in the USA? जो सेटलर्स थे यानी जो लोग बस रहे थे यूएसए के अंदर, उनका जो वेस्ट साइड एक्सपेंशन हो रहा था उसका क्या असर रहा? The following was the impact of the westward expansion of the settlers in USA. अब क्या था? The westward expansion of the settlers led to the displacement of the local tribes. अब वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जो सेटलर्स बसते चले जा रहे थे उससे वहां की जो लोकल ट्राइब्स थी अब उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। They were driven beyond river Mississippi and further west. उनको जो है जो मिसिसिपी रिवर थी उसके और आगे तक कर दिया, फिर उनको बिल्कुल ही वेस्ट में कर दिया। The settlers began agriculture on an extensive scale. अब ये जो settlers आए इन्होंने बहुत ज्यादा जो है एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। They slashed and burned forests, pulled out the stumps, cleared the land for cultivation and built log cabins in the forest clearings. अब इन्होंने जो है जंगल जो है साफ करने शुरू करे, जलाने शुरू करे, स्टम्प्स उखाड़ दिए गए, जो कल्टीवेशन के लिए जमीन है वो बिल्कुल साफ करी गई, लॉग केबिन्स बनवाए फॉरेस्ट के अंदर जो हैं। They then cleared the large areas and erected fences around the fields. उन्होंने बहुत बड़े बड़े एरिया खाली कराए, साफ कराए और फिर उसके आगे किनारे किनारे फेंस लगा दी। They plowed the land and sowed corn and wheat. उन्होंने जमीन पर खेती करी और कॉर्न और व्हीट जो है वो मेनली बोया गया। Thus agriculture was undertaken at the expense of grasslands and forests. तो ये जो खेती बाड़ी की शुरुआत हुई ये मेनली जो वहां पे ग्रासलैंड्स थे, जंगल्स थे, उनकी कीमत पर जो है ये एग्रीकल्चर शुरू हुआ। The settlers continued moving further west to explore new land and raise a new crop. अब ये जो सेटलर्स थे ये वेस्ट की तरफ और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, नई नई जमीनों की खोज हो रही थी और नए क्रॉप्स जो है वो उगाए जा रहे थे। After the 1860s, the settlers reached the Great Plains across the river Mississippi. Finally 1860 के बाद ये जो सेटलर्स थे ये ग्रेट प्लेन्स में जो है जो रिवर मिसिसिपी के क्रॉस थे वहां पहुंच गए। They started growing wheat and soon turned this region into a major wheat producing area of America. यहाँ पर इन्होंने वीट बोना शुरू किया और बहुत जल्दी इस इलाके को जो है एक बहुत बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग एरिया बना दिया अमेरिका। What were the advantages and disadvantages of the use of mechanical harvesting machines in the USA? क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए जो मैकेनिकल तौर पे हार्वेस्टिंग मशीन्स लाई गई उनके इस्तेमाल से यूएसए के अंदर? तो पहले देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या थी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग मशीन्स की यूएसए में। द प्राइस ऑफ व्हीट वाज हाई एंड डिमांड लिमिटलेस। व्हीट जो है उसके दाम बहुत ज्यादा थे, डिमांड भी असीमित डिमांड थी। These new machines allowed farmers to quickly clear tracks, break up the soil, remove the grass and prepare the ground for cultivation. इन नई मशीन्स की मदद से फार्मर्स जो है बहुत जल्दी जमीन साफ कर देते थे, जमीन सॉइल पलटना है, घास हटानी है और दोबारा से जमीन को कल्टीवेशन के लिए तैयार करना है। The work could be done within a shorter time period and with lesser number of laborers. ये जो काम था बहुत कम समय में किया जा सकता था और बहुत कम लेबर्स की जरूरत पड़ती। With power driven machinery, 4 men can plow, seed and harvest 2000 to 4000 acres of wheat in a season. अगर ये जो मशीन थी जो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मशीन थी, इसकी मदद से सिर्फ 4 आदमी जो हैं जमीन को खोद के उसमें बीज डाल के उसकी फसल पक जाए इतना काम कर सकते थे। लगभग 2000 से 4000 एकड़ की जमीन जो वीट की उन्होंने फसल बोई है उसमें एक सीजन के अंदर उसका काम कर सकते थे। However, there were some disadvantages for the poor farmers too. लेकिन अब इसके नुकसान भी थे जो गरीब किसान थे उनके लिए। They had thrown out of their jobs and they lost their means of livelihood. उनको उनकी जॉब से बाहर निकाल दिया गया, उनकी जो लाइवलीहुड थी वो उसके साधन छिन गए उनसे। Many of them brought this machine too, but it adversely affected them as the machines were expensive and once the demand crossed its limits, there was enough surplus grain in the market. बहुत से लोगों ने मशीन खरीदी भी लेकिन उसका उनको नुकसान ही हुआ क्योंकि मशीन जो है बहुत एक्सपेंसिव थी और एक बार जो डिमांड थी वो अपनी लिमिट से बाहर हो जाए
तो इतना सारा जो है मार्केट था, ग्रेन मार्केट जो है वो मौजूद था. Thus farmers needed to pay back the loan they had taken from banks to buy these machines and the farmers had no money. Farmers को जो है इन मशीन्स को खरीदने के लिए जो उन्होंने बैंक से लोन लिया था उसका पैसा वापस चुकाना था और फार्मर्स के पास कुछ भी पैसा नहीं था. What lessons can we draw from the conversion of the countryside in the USA from a bread basket to a dust bowl? हम क्या सबक सीखते हैं? ये जो यूएसए की कंट्री साइड थी इसमें एक कन्वर्जन हुआ ब्रेड बास्केट से डस्ट बाउल का. कैसे हुआ, क्या हमने सबक सीखा? एट द टाइम दैट कॉमन फील्ड्स वर बीइंग एनक्लोज्ड इन इंग्लैंड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. जो कॉमन फील्ड्स थी उस समय उनको जो है एक तरह से सीमाबद्ध कर दिया गया था इंग्लैंड के अंदर 18th सेंचुरी के एंड में. सेटल्ड एग्रीकल्चर हैड नॉट डेवलप्ड ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल इन द यूएसए. और उस समय जो यूएसए था उसमें बहुत बड़े स्केल पर एक सेटल्ड एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हुआ था. फॉरेस्ट कवर्ड ओवर 800 मिलियन एकर्स एंड द ग्रासलैंड 600 मिलियन एकर्स. उस समय जंगल जो हैं वो लगभग 800 मिलियन एकड़ के एरिया में थे और ग्रासलैंड 600 मिलियन एकड़ की. मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाइट अमेरिकन. ज्यादातर जमीन जो है वो व्हाइट अमेरिकन के कंट्रोल में नहीं थी. Till the 1780s, the white American settlements were confined to a small narrow strip of coastal land in the east. 1780s तक जो white Americans थे वो बहुत ही कम एरिया में रहते थे, इनफैक्ट पतले से एरिया में रहते थे, या कहना चाहिए उनकी बहुत ही कम स्ट्रेंथ थी और वो ज्यादातर कोस्टल लैंड पे थे ईस्ट में. Several of them were nomadic and some were settled. उसमें बहुत से जो है nomadic थे, बहुत कम ऐसे थे जो settled हुए थे. By the early 20th century, this landscape had transformed radically. लेकिन 20th century की शुरुआत होते होते ये लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया. White Americans had moved westward and established control up to the west coast, displacing local tribes and carving out the entire landscape to the different agricultural belts. लेकिन जब अमेरिकन्स ने वेस्ट की साइड मूव करना शुरू किया तो उन्होंने जो है अपना कंट्रोल वेस्ट कोस्ट तक एस्टेब्लिश किया. वहाँ की लोकल ट्राइब्स को हटा दिया और पूरी की पूरी जो लैंडस्केप थी उसको अलग अलग एग्रीकल्चरल बैंड्स में बांट दिया. द यूएसए हैड कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एक तरह से यूएस का जो है पूरी तरह से होल्ड हो गया था वर्ल्ड मार्केट में, खासतौर से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके अंदर. द एक्सपेंशन ऑफ व्हीट एग्रीकल्चर इन द ग्रेट प्लेन्स क्रिएटेड अदर प्रॉब्लम्स. अब ये जो व्हीट एग्रीकल्चर इसका विस्तार हो रहा था ग्रेट प्लेन्स में, इससे और भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई. इन द 1930s terrifying dust storms began to blow over the southern plains. 1930s में जो डस्ट स्टॉर्म है वो चलने लग गए सदर्न प्लेन्स पे. Black blizzards rolled in very often 7,000 to 8,000 feet high, rising like monstrous waves of muddy water. जैसे वो होते हैं ना टोर्नाडोज, blizzards, ऐसे जो हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी होने लग गए. उनकी हाइट लगभग 7,000 से 8,000 फीट की होती थी और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो गंदे पानी की जो वेव्स हैं वो मॉन्स्टर के जैसे ऊपर ऊपर उठ के और चली जा रही हैं. They came day after day, year after year through the 1930s. अब वो दिन पर दिन हफ्ते साल में क्या कहते हैं हर साल आ रहे हैं. ये हुआ पूरा 1930s में. As the skies darkened and the dust swept in, people were blinded and choked. जहाँ एक तरफ स्काई जो है वो डार्क होनी शुरू हुई और धूल आने लग गई तो जो लोग हैं उनको दिखना बंद हो जाता था, चोक हो जाते थे. Cattle were suffocated to death, their lungs caked with dust and mud. Cattle जो हैं वो घुटन से मर गए क्योंकि उनके जो lungs थे उनमें डस्ट और मड भर गई. Sand buried fences, covered fields and coated the surfaces of river till the fish died. जो सैंड थी उसमें सारी फेंसेस वो सब दब गई, पूरी फील्ड को कवर कर लिया और जो नदियों के जो सरफेस है मतलब एक तरह से पूरे हर तरफ डस्ट ही डस्ट थी. तो उसकी वजह से पानी में भी जो है मछलियां मर गई, इतना ज्यादा सैंड भर गई थी. डेड बॉडीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वर स्ट्रेwn ऑल ओवर द लैंडस्केप. पूरी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज ही मिल रही थी बर्ड्स और एनिमल्स की. ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स दैट हैड plowed the earth and harvested the wheat in the 1920s were now clogged with dust, damaged beyond repair. जो ट्रैक्टर्स या मशीन जिनका इस्तेमाल किया जाता था अर्थ को प्लो करने में या फसल काटने में वीट की 1920s में, अब वो पूरी की पूरी डस्ट से भरी हुई थी और उनकी इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उनका रिपेयर भी नहीं हो सकता था. दे हैड टू अंडरगो परसिस्टेंट ड्रॉट. बहुत भयंकर सूखा पड़ा.
The rains failed year after year and temperatures soared. बारिश हो नहीं रही थी, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा था. The wind blew with ferocious speed और हवा की तेजी बहुत ज्यादा थी. But ordinary dust storms became black blizzards only because the entire landscape had been plowed over strips of all grasses that held it together. वजह क्या थी कि जो नॉर्मल डस्ट स्टॉर्म था वो भी ब्लैक ब्लिजर्ड इसलिए बन गया कि पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है उस पर खेती हो गई थी. जितनी स्ट्राइप्स हैं ग्रास की जो उसको बांधे रखती थी वो सब जो है अब सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन में ही इस्तेमाल हो रही थी. When wheat cultivation had expanded dramatically in the early 19th century, zealous farmers had recklessly uprooted all vegetation and tractors had turned the soil over and broken the sod into dust. जब wheat cultivation बहुत तेजी से फैल रहा था अर्ली 19th सेंचुरी में, तो ये जो फार्मर्स थे जिन्होंने सारी की सारी वेजिटेशन जो है उसे उखाड़ दिया. ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने सॉइल को पलटा और क्या कहते हैं जो टूटे हुए सॉड थे उनको एक तरह से धूल में कर दिया. द होल रीजन हैड बिकम अ डस्ट बाउल. पूरा का पूरा इलाका डस्ट बाउल बन गया था. द अमेरिकन ड्रीम ऑफ अ लैंड ऑफ प्लेंटी हैड टर्न इनटू अ नाइटमेयर. जो अमेरिकन सपना देख रहे थे कि हमारी जमीन पे बहुत कुछ है, अब वो एक तरह से डरावने सपने में बदल गया था. द सेटलर्स हैड थॉट दैट दे कुड कॉन्कर द एंटायर लैंडस्केप, टर्न ऑल लैंड ओवर टू द ग्रोइंग क्रॉप्स that could yield profits. जो सेटलर्स थे उनकी तो ये हालत हो रही थी, वो ये सोच रहे थे हम पूरी की पूरी लैंडस्केप पर कब्जा कर लें, पूरी की पूरी जमीन को जो है क्रॉप्स ही उगाते रहें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. आफ्टर द 1930s they realized that they had to respect the ecological conditions of each region. 1930 के बाद उनको एहसास हुआ कि जो एक इकोलॉजिकल कंडीशन है हर क्षेत्र की उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. Write a paragraph on why the British insisted on farmers growing opium in India. क्यों ब्रिटिशर्स ने जो है फार्मर्स को जोर डाला कि वो इंडिया में ओपियम उगाएं. When the Britishers conquered Bengal, they made a determined effort to produce opium in the lands under their control. जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा किया तब उनका मेन जो कोशिश थी वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा जमीन जो उनके कंट्रोल में है उस पर ओपियम बोया जाए. As the market for opium expanded in China, larger volumes of opium flowed out of Bengal port. चाइना में इसका जो मार्केट था वो बढ़ता चला जा रहा था. इस वजह से ज्यादा मात्रा में ओपियम जो है बंगाल पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जा रहा था. बिफोर 1767 नो मोर देन 500 चेस्ट वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. 1767 से पहले तक सिर्फ 500 चेस्ट थे जो एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से. विद इन 4 years द क्वांटिटी ट्रिपल्ड. 4 साल के अंदर क्वांटिटी जो है वो तिगुनी हो गई. 100 years later in 1870 the government was exporting about 50,000 chests annually. पर 100 साल के बाद 1870 तक गवर्नमेंट जो है वो 50,000 chests जो हैं वो annually एक्सपोर्ट कर रही थी. Supplies had to be increased to feed this booming export trade. अब सप्लाई को बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट का ट्रेड इतना अच्छा चल रहा है. But this was not easy. इतना आसान नहीं था. For a variety of reasons, they were unwilling to turn their fields over to poppy. बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो पॉपी नहीं उगाना चाह रहे, वो जो ओपियम है उसके लिए नहीं तैयार थे. फर्स्ट द क्रॉप हैड टू बी ग्रोन ऑन द बेस्ट लैंड. सबसे अच्छी जमीन पर उसका उगना जरूरी है. ऑन फील्ड्स दैट ले नियर विलेजेस एंड वर वेल मैन्योर्ड. ऐसी जमीन खेत जो गांव के पास हैं, बहुत अच्छे से खाद पड़ी हुई है. ऑन दिस लैंड पीजेंट्स यूजुअली प्रोड्यूस पल्सेस. ज्यादातर इस जमीन पे किसान जो है दालें वगैरह बोते थे. If they planted opium on this land, then pulses could not be grown there, or they would be grown on inferior land where harvests were poor and uncertain. अगर उन्होंने यहाँ ओपियम बो दिया तो जो पल्सेस बो रहे थे वो यहाँ नहीं बो पाएंगे और उनको फिर किसी ऐसी जमीन पे बोना पड़ेगा जहाँ पर फसल बहुत अच्छी और मतलब इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होगी. सेकेंड, मेनी कल्टिवेटर्स ओन नो लैंड. बहुत से कल्टिवेटर्स ऐसे भी थे जिनके पास खुद जमीन ही नहीं थी. टू कल्टिवेट दे हैड टू पे रेंट एंड लीज लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स. अगर वो खेती करते हैं इसकी तो पहले तो उनको रेंट देना पड़ेगा, लैंड लीज पे लेनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड से. एंड द रेंट चार्ज्ड ऑन गुड्स लैंड नियर विलेजेस वाज वेरी हाई. और ये जो रेंट लिया जाता था खास तौर से जो जमीनें गांव के पास थी वो बहुत ज्यादा था. थर्ड, द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. अब ओपियम की खेती एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी. द प्लांट वाज डेलिकेट एंड द कल्टीवेटर्स हैड टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स नर्चरिंग इट. पेड़ जो था वो काफी नाजुक होता था.
कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ता था उसकी देखभाल के लिए। दिस मीन दैट दे डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ फॉर अदर क्रॉप्स, और बाकी क्रॉप्स की वो देखभाल ही नहीं कर पाते थे, इतना समय ही नहीं मिलता था। फाइनली द प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट पेड टू द कल्टीवेटर्स फॉर द ओपीएम दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो, और जो दाम मिलते थे उस ओपीएम को उगाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत ही कम होते थे। इट वॉज अनप्रॉफिटेबल फॉर कल्टीवेटर्स टू ग्रो ओपीएम एट दैट प्राइस, और कल्टीवेटर्स के लिए कहीं कोई फायदा नहीं होता था कि इतने कम प्राइस पर वो जो है इस ओपीएम को अपने यहाँ बोए। Why were Indian farmers reluctant to grow opium? क्यों इंडियन फार्मर्स इंटरेस्टेड नहीं थे ओपीएम को ग्रो करने में? The Indian farmers were reluctant to grow opium due to the following reasons. अभी हमने पहले भी पढ़े हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि the crop had to be grown on best lands, on fields that lay near the villages and were well manured. सबसे पहली बात तो इस फसल को बहुत अच्छी जमीन पे उगाना होता था। फिर ये जो है उन जमीनों पे होती थी, खेतों में जो गांव के पास थे, जहाँ बहुत अच्छे से खाद पड़ी होती थी। This land was usually used for growing pulses. यहाँ पर इस जमीन का इस्तेमाल दालें उगाने के लिए होता था। If opium was grown on fertile and well manured land, then pulses had to be grown on less fertile land, and the yield would not be in good quality as well as quantity. अगर इतनी अच्छी फर्टाइल और वेल मैन्योर्ड जमीन पर पल्सेस की जगह वो ओपियम उगाएंगे और फिर उनको दालें कहाँ उगानी पड़ेंगी? उस जमीन पे जो कम फर्टाइल है, तो जो पैदावार होगी ना तो वो क्वालिटी में अच्छी होगी, ना ही इतनी क्वांटिटी में होगी। The cultivation of opium was difficult and time consuming as the plants required looking after. कल्टीवेशन जो ओपियम की थी वो बहुत मुश्किल भरी थी, बहुत ज्यादा समय चाहिए था, पेड़ों की देखभाल करनी पड़ती थी। As a consequence, the cultivators would not have time to look after their other produce. तो नतीजा क्या होता था कि भाई जब एक तरफ वो इतना टाइम लगा रहे हैं तो वो और अपनी जो दूसरी फसल है उसको कब ध्यान देंगे? The farmers had to pay the rent for their lands to the landlord. फार्मर्स को जो है रेंट भी देना पड़ता था जमीन का, जो अपने लैंडलॉर्ड थे उनको। दिस रेंट वाज वेरी हाई, रेंट बहुत ज्यादा था। द कल्टीवेटर्स ओन नो लैंड, और कल्टीवेटर्स की अपनी खुद की जमीन थी नहीं। फाइनली द प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट पेड फॉर द ओपियम प्रोड्यूस वाज वेरी लो एंड वुड लीव द फार्मर्स विद नो प्रॉफिट। और गवर्नमेंट जो दाम दे रही थी ओपियम को उगाने के वो बहुत कम थे, और फार्मर्स के पास जो है कहीं कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। तो इसलिए वो जो है नहीं चाहते थे कि ओपियम जो है उसे उगाया जाए। तो ये था आपका चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सही लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।